नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है संविधान की इस लाइव परिचर्चा में आप सभी लोगों का। और जैसा कि कल हमने तय किया था कि आज हम लोग राज्यों के प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे। जो राज्यों को लेकर एक प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आज मैं ईयरफोन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो मेरी आवाज़ आपको क्लियर मिल रही है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज आई विल यूज़ द ईयरफोन। सो आप देखिए कि अगर क्लियर मेरी आवाज़ आ रही है, आप अगर सुन पा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवोकेट राजपूत, आर के राज, सुनील सिंह, शिवम राजपूत, शशांक राजपूत, शशिकांत राजपूत, RBS लोधी राजपूत, इंजीनियर भुवनेश लोधी, संजय लिल्हारे, गुड मॉर्निंग संजय, हरिओम लोधी, धर्मवीर सिंह, इंदर सिंह, डॉक्टर नारायण पटेल, गोविंद सिंह राजपूत, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजेश कुमार लोधी, एडवोकेट OBC पुष्पेंद्र लोधी, राजू मोहन लोधी, लतेश राजपूत, शिखा राजपूत, धर्मवीर सिंह, डॉक्टर मोनू राजपूत। डॉक्टर मोनू राजपूत का आज जन्म दिवस है, तो हम लक्ष्य परिवार की ओर से लक्ष्य के स्वयंसेवक डॉक्टर मोनू राजपूत को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ओम हमारे बीच में नरेश बाबू राजपूत, ओम प्रकाश सिंगरौल, गुड। लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मपाल सिंह लोधी जी, क्लियर? सो वॉइस इज क्लियर? नहीं, कुछ भी नहीं बोले, ना पीलीभूत बोले हैं ना बोले हैं। अनूप कुमार वर्मा, लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मपाल सिंह लोधी जी, वेलकम। महामंत्री माननीय पूरन सिंह पटेल जी, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश राजपूत जी, सतीश लोधी, ओम शिव वर्मा, विजय लोधी राजपूत, शिवशंकर राजपूत लखनऊ, सतीश लोधी उन्नाव, इंजीनियर शीलेंद्र लोधी टूंडला, यशपाल सिंह राजपूत आगरा से। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, दैट इज संविधान का जो राज्यों के धीरज राजपूत, लक्ष्य के प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र वर्मा जी कासगंज से, शिव मोहन सिंह लोधी जी पन्ना से, गुड मॉर्निंग लोधी शैलेंद्र जी, रमेश सिंह लोधी दादरी, कृष्णा राजपूत। सो आई थिंक वॉइस इज वेरी क्लियर और ऑल्सो द वेदर ऑफ दिल्ली इज वेरी क्लियर। आपको मैंने कल कुछ तस्वीरें भेजी थी दिल्ली की। दिल्ली का मौसम इस समय एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर स्काई और सब कुछ एनवायरनमेंट और सब कुछ एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छी हवा। और बहुत समय के बाद दिल्ली में ऐसी हवा लोगों को मिल पा रही है। सो हरिशंकर राजपूत जी, एडवोकेट सत्या लोधी, कल्पना कौशल लोधी, दीपक राजपूत, सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। भगवान शरण राजपूत जी महाराष्ट्र से हमारे बीच, सचिन राजपूत, दिनेश श्वेता सिंह लोधी। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे बहुत समर्पित जो है समाज सेवी हैं, सबका स्वागत है। महेंद्र राजपूत, मुनेश राजपूत PTI लक्ष्य कासगंज से स्वयंसेवक और अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं आप। लोधी दीपक राजपूत, पद्मेश लोधी जी कासगंज से हमारे बीच में, हरिचरण फौजी जी, स्वामी जी अमर रहे, अधिवक्ता शिव स्वरूप राजपूत, ऋषभ राजपूत। तो चलिए, आई थिंक बाकी लोग अब जुड़ते रहेंगे और हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सो अच्छा, लोधी यतेंद्र राजपूत जी हमारे बीच में हैं, जयंती राजपूत हमारे बीच में है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, वेलकम, स्वागत है आपका। रोहित सिंह लोधी, बहुत ही समर्पित समाज सेवी और लक्ष्य के स्वयंसेवक, अनिल कुमार राजपूत जी। तो अभी लगभग 100 लोग इस पर चर्चा में जुड़ चुके हैं और बाकी धीरे धीरे ये सारा क्रम आगे बढ़ता रहेगा। अन्य लोगों के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से ये सारी चीजें शेयर होती रहेंगी और लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो आई होप सबसे पहले कि अच्छा कुछ और लोग हैं, धर्मेंद्र कुमार जी, राकेश कुमार जी, देवेंद्र पटेल जी,
गजेंद्र राजपूत, भंवर सिंह नरवरिया जी, रामकिशन राजपूत जी, हरिमोहन राजपूत जी, धर्मेंद्र कुमार जी, अवनीश नरवरिया, अतुल राजपूत, राजन लोधी। सो ये सारी चीजें जो है चलती रहेंगी और बहुत सारे लोग इस बीच में जुड़ेंगे। हम लोग अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं और अच्छा चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। कुछ लोग अभी लगातार जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इंतजार करने के बाद फिर अपनी परिचर्चा को हम लोग आरंभ करेंगे। और आज की चर्चा में हम लोग राज्यों के बारे में जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं, अब तक हम देख चुके हैं कि राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा क्या होती है, भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो क्या होता है, महान्यायवादी, भारत का सीएजी क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो आपके डीपीएस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या होते हैं, उन सब की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल्स और सिटीजनशिप के जो प्रावधान है वो सबकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कुल मिलाकर के जो भारतीय संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में केंद्र की सरकार आती है, उस पर चर्चा के बारे में हमने अधिकांश चीजें डिस्कस कर ली हैं। कुछ चीजें बची हुई हैं, उनकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे जब उसके संबंध में प्रावधान आएगा। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज हम शुरुआत करेंगे राज्यों के संबंध में क्या प्रावधान है। जैसे आप जानते हैं, राज्यों का मतलब जो जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सबको हम लोग राज्य बोलते हैं। तो इन राज्यों की भी अपनी व्यवस्था है और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं संविधान में हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य की जो व्यवस्था है वो अपने आप ऑटोमेटिक चलती है या उस राज्य का अपना कोई प्रोविजन है, नहीं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं भारत के संविधान में प्रदत्त हैं। तो आज हम लोग उन्हीं प्रावधानों के बारे में बात करेंगे कि भारत के संविधान में राज्यों को लेकर के क्या उपबंध हैं। और खास करके राज्यों के बारे में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। एक्चुअली जो केंद्र है, केंद्र की चीजों तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे सांसद बनना या फिर आईएएस आईपीएस बन करके सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में पहुंचना, जज बन करके सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचना, ये इत्यादि जो चीजें हैं थोड़ी सी कठिन होती हैं। लेकिन राज्य की जो मशीनरी होती है, उस राज्य की मशीनरी में आप पाएंगे कि लोग अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं पहुंचने के लिए। जैसे विधायक बनना हो या पीसीएस इत्यादि के माध्यम से लोगों को पीसीएस अधिकारी बनना हो, या फिर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जैसे कि जिला पंचायत है, और इस तरह की जो चीजें हैं, आप पाएंगे कि ज्यादा लोग उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को राज्य की व्यवस्था के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि राज्य की व्यवस्था क्या होती है, मतलब एक किसी राज्य को चलाने के लिए किस तरह की व्यवस्था संविधान में दी गई है और उसके संबंध में क्या क्या उपबंध हैं। तो उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक बहुत ज्ञान दार्शनिक विचार की बात पूछी है। किसने कहा है? ओम प्रकाश राजपूत जी ने, कि एक फिलोसॉफिकल जो विचार है उसकी बात, थॉट्स हम लोग यहाँ पर रखें। तो थॉट्स तो मैं नहीं रख रहा हूं, लेकिन एक मैं आपको प्रसंग बता रहा हूं। आप लोग प्रसंग से बहुत कुछ समझ पाएंगे। जब 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था, आप लोगों को याद होगा भारत की तरफ से विवेकानंद उसमें गए थे। आप लोग रिसर्च करना, विवेकानंद को भारत के आधिकारिक हिंदू प्रतिनिधि का दर्जा नहीं दिया गया था और विवेकानंद के बारे में यह कहा गया था कि वो भारत का धर्म है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। आप लोग थोड़ा रिसर्च करना। हालांकि वो गए, बहुत बड़े दार्शनिक थे, नव्य वेदांत के दार्शनिक थे विवेकानंद। और विवेकानंद ने जाकर के अपने दार्शनिक और धार्मिक ज्ञान से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। उन्हीं विवेकानंद का एक छोटी सी वक्तव्य, उनका एक छोटा सा विचार मैं आपको रखता हूं। विवेकानंद, जिन लोगों ने नव्य वेदांत पढ़ा होगा, शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको दर्शन पढ़ने मेरे दर्शन में रुचि होगी, या आप लोग को भी दर्शन पढ़ते होंगे। तो जैसे कल जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस था, वो भी भारत में नव्य वेदांत के दार्शनिक थे, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, और वो द्वितीय राष्ट्रपति बने थे बाद में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
उसी तरीके से विवेकानंद नव्य वेदांत के दार्शनिक थे, और विवेकानंद ने जो धर्म में आडंबरी परिकल्पना उनको सबको खारिज कर दिया था। और विवेकानंद जो परम शक्ति है, अल्टीमेट रियलिटी को महसूस करते करते उसको मानव के अंदर स्थापित कर दिया था। और बहुत ही प्रसिद्ध उनका विचार था कि नर सेवा नारायण सेवा है, नर में ही नारायण है। यानी जो मनुष्य है, ये मनुष्य ही अपने आप में परब्रह्म है, इसी के अंदर वो सारी शक्तियां हैं। और यदि हम मनुष्य की सेवा नहीं कर पाते, अगर कोई मनुष्य भूखा है, अगर कोई मनुष्य अनपढ़ रह जाता है, अगर कोई मनुष्य अभावों में और दुखों में जी रहा है, और यदि हम मनुष्य की सेवा नहीं कर पाते, तो फिर हम कभी भी उस परम सत्ता की, उस पर ब्रह्म की सेवा नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से उनका जो दार्शनिक था, उनका दार्शनिक यथार्थ के धरातल पर विचारों का एक ऐसा पुंज था जिसने लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित किया। इसलिए आप देखेंगे एट द एज ऑफ 39 ही डाइड। विवेकानंद की जो मृत्यु है वो 39 साल की एज में हो गई थी, लेकिन दुनिया पर 39 ईयर की एज में उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सो आप लोग यदि चाहें, और विवेकानंद को आप लोग जरूर पढ़िए। विवेकानंद बेसिकली दार्शनिक है, और जो फिलोसफर होता है, फिलोसफर ज्ञान का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी विचार आते हैं उन विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति फिलोसफर्स करते हैं। सब है तो उसको विचार देने वाला व्यक्ति कोई दार्शनिक होता है, और दार्शनिक के विचारों पर आगे फिर वैज्ञानिक और बाकी जो लोग हैं। तो दुनिया में मूल विचारों की संकल्पना दार्शनिकों के माध्यम से दी जाती है। तो दार्शनिक कभी भी अंधविश्वासी नहीं होगा, कभी पाखंडी नहीं होगा, कभी दार्शनिक वो जो भी सभी रखेगा, जो भी दर्शन, जो भी विचार आपके साथ, दार्शनिक के विचार बड़े सुलझे हुए और तार्किक होंगे, वो क्रिटिसाइज करके समय में जो विचार उसके होंगे वो बड़े तर्कसंगत होंगे। तो आप सभी लोग थोड़ा सा दार्शनिकों को पढ़िए, और ऐसे कुछ लोग भारत में जो पढ़ने लायक हैं उनमें से विवेकानंद हैं। और खास करके जो युवा है, युवाओं को उनके बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस होता है, और उसको भारत में युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो युवाओं के आइकन, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, कई बार लोग कहते हैं कि आपके युवाओं के आइकन जो आपके जो आदर्श और आपके जो रोल मॉडल होने चाहिए, युवाओं के रोल मॉडल कैसे लोग होने चाहिए। जैसे जब आप युवा हैं तो आपका रोल मॉडल भी आपके के आसपास आपकी सोच समझ के अनुसार हो। अब आप 80 साल के व्यक्ति को अगर रोल मॉडल बनाएगा कोई युवा, तो निश्चित रूप से वो युवा उन विचारों से अपने आप को कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमेशा युवाओं को अपने बीच में, अपनी जो वय है, उनकी जो उम्र है, उस उम्र के अनुरूप जो लोग उस समय रहे हों उनमें से उनको चुनना चाहिए। जैसे भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, अनडाउटेडली उस पर कोई दूसरा विचार हो ही नहीं सकता। प्रत्येक युवा का आदर्श भगत सिंह होने चाहिए। ज्ञान भगत सिंह का आप लोगों को शायद पता होगा कि 23 ईयर्स की एज में उनको फांसी हो गई थी, 23 साल की उम्र में। और 23 साल की उम्र में न जाने कितनी किताबें उन्होंने लिखी, बहुत सारे विचार उन्होंने दिए। और क्रांति के तो वो भारत में जिसको बोलते सूर्य थे। अगर क्रांतिकारियों में बाकी लोग चंद्रमा थे, तारे थे, तो वो सूर्य थे, सरदार भगत सिंह। तो सरदार भगत सिंह की जीवनी पढ़ना, उनके विचारों को पढ़ना। और आप जानते हैं कि एक जमाने में भगत सिंह युवा थे, बिल्कुल युवा थे। मतलब भगत सिंह जब 20 साल के थे तब उनकी लोकप्रियता भारत में महात्मा गांधी के बराबर थी, भगत सिंह की। और आज भी आप देखिए कि युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग उसको मानता है। लेकिन सही तरीके से प्रेजेंट न करने के कारण बहुत सारे लोग भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ पाए, उनको जान नहीं पाए। उनकी एक पुस्तक है भगत सिंह की, आप उसको पढ़िएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं। सरदार भगत सिंह की किताब है। भगत सिंह का आप समझिए, भगत सिंह मतलब लड़के थे। अगर आप सोचें तो आप में से अधिकांश लोग 23 साल से ऊपर के होंगे, और 23 साल में तो उनको फांसी हो गई थी। और उससे पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारी संस्थाएं बना के गए थे, वो किताबें लिख के गए थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूं। समाज के ऊपर बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च है वो। सोसाइटी के बारे में किसी व्यक्ति की उच्च बौद्धिक पराकाष्ठा का प्रतिबिंब है। और आप उसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ करके भगत सिंह की सोच को समझ सकते हैं। आज जो हम समाज में तनाव, वैमनस्य, अतिवाद देखते हैं ना, उसकी परिकल्पना भगत सिंह ने आज से 100
70-80 साल पहले कर ली थी, और उसको उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बाकायदा पुस्तक का रूप भी दिया था। और बहुत छोटी सी किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पीडीएफ में अवेलेबल है, आप चाहे तो मार्केट से भी उसको मंगवा सकते हैं, आप पढ़िए। तो भारत का जो सामाजिक संरचना है और जो भारत में आर्थिक जो एक तरीके का भेदभाव या जो गैप है, शोषण है, उसको आप विचारों के माध्यम से वहां जान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हैं युवाओं के लिए, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि 29 साल 39 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो सब युवाओं को उनको पढ़ना चाहिए। अधिकांश जो लोग हैं जो इस उम्र के लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे लोग हैं जिनके या तो एक्शन या जिनके थॉट्स ने बहुत बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित किया, और कैसे पॉजिटिवली, या तो इनके कार्यों ने या इनके विचारों ने। तो हम सब लोगों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सब लोग ऐसे महापुरुषों के बारे में, खास करके युवाओं को, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के युवाओं के बारे में पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, अपने ही समाज में फॉलो करने के लिए, आदर्श मानने के लिए, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, उन्नाव, चंद्रिका खेड़ा गांव, 35 साल का एक युवा अंग्रेजों से भिड़ गया और उन्हीं के खिलाफ जाकर के उसने लखनऊ के झंडे वाला पार्क में तिरंगा झंडा फहरा दिया। ऐसे लोग युवाओं के रोल मॉडल होने चाहिए। हम लोग जो, मैंने कई बार देखा है, युवा पीढ़ी इसलिए भटकती है कि वो रोल मॉडल का चुनाव गलत करती है। क्या रोल मॉडल का चुनाव गलत करती है? किसी का रोल मॉडल बाबा हो गया, पता नहीं साला बाबा कैसा होगा, बाबा को रोल मॉडल बना लिया। किसी ने रोल मॉडल बना लिया फिल्मी हीरो को, किसी ने रोल मॉडल बना लिया पॉलिटिशियंस को। तो ये किसी भी बौद्धिक युवा की पहचान नहीं है। जो आपका बौद्धिक युवा है, ऐसा युवा जिसके अंदर तर्क शक्ति है, जो युवा चाहता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में बदलाव हो पॉजिटिवली, ऐसे युवाओं को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इस तरह के रोल मॉडल्स को, अपने आइकन्स को, अपने आदर्शों को ढूंढने में, सर्च करने में, उनको मानने में। आज हम आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि जो सामाजिक संगठन होते हैं, उन सामाजिक संगठनों की में अगर पॉलिटिकल कोई लीड करेगा या पॉलिटिकल लोग उसमें आ जाएंगे तो वो कभी सरवाइव नहीं करेगा, ना कभी सफल होगा। उसके पीछे वजह होती है, बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग सामाजिक संगठनों में कार्य कर रहे हैं, और इसलिए मैं इस बात को आपके बीच में रख रहा हूं। जैसे कोई एनजीओ है, किसी एनजीओ को काम है पेड़ लगाना, तो वो एनजीओ अगर पेड़ लगाने का काम करता है तो वो सफल हो जाएगा। कोई एनजीओ है जो गरीबों के लिए, गरीबों के बच्चों को किताबें बांटता है, तो वो एनजीओ सफल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सामाजिक संगठन पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से चलता है, तो उस सामाजिक संगठन का ध्येय कभी समाज हो ही नहीं सकता। उसका ध्येय कभी समाज का सुधार, समाज के लिए काम करने वाले समर्पित स्वयंसेवक तैयार करना नहीं हो सकता। उसमें लोग क्यों जुड़ेंगे? उसमें लोग सिर्फ इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि लोगों को राजनीतिक लालच मिलता है। क्या मिलेगा? कि भाई इस महासभा के माध्यम से अगर ये पॉलिटिकली हमें कुछ फायदा मिल जाए, जिला पंचायत का चुनाव हम लड़ लें, ग्राम प्रधान डीडीसी का चुनाव हम लड़ लें, विधायकी के लिए हम तैयारी कर लें, वो उसमें सोच रहेगी। अब इस बात को जो मैंने आपके बीच में रखी है, इसकी बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता यही है। और आप जाकर के देखना कि जिस तरह जितने भी इस प्रकार के सामाजिक संगठन है जो पॉलिटिकली लीड होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली पार्टी जो होती है, राजनीतिक दल होता है, उसका काम यही है। तो राजनीतिक दल का काम है चुनाव लड़ना, राजनीतिक कार्यकर्ता तैयार करना और राजनीतिक लाभ लेना, उसका काम है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भारत के संविधान में यही है। अगर कोई सामाजिक संगठन भी पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से लीड होने लग जाएगा, तो वो फिर एक तरीके से इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करेगा। उसके जो कार्यकर्ता होंगे वो सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए भागेंगे। उनके मन में, क्योंकि उनके मन में कभी समाज के प्रति वो समर्पण भाव, समाज के प्रति वो सहयोग कभी आएगा ही नहीं। तो हमेशा समाज में इन बातों पर भी मंथन होते रहना चाहिए। और सोसाइटियां क्यों प्रोग्रेस करती हैं? आपने देखा है कि बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए, स्वयंसेवी संगठन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक संगठन था जिसने बच्चों के लिए काम किया था, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, कैलाश सत्यार्थी का। तो सामाजिक संगठनों का जो दायरा है बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि अगर आप सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं तो ही सामाजिक संगठन हो। अगर आपकी उसमें पॉलिटिक्स है, अगर राजनीतिक लोग उसमें हैं, तो फिर वो आपका उद्देश्य कभी समाज हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि आप दिखाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य आप कर दो,
दिखाने के लिए कुछ सामाजिक कार्यों को, एक्टिविटी को आप करके ये लोगों को बताने का प्रयास करो कि हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य कभी वो नहीं होता है। तो पढ़े लिखे युवाओं को हमेशा इन सब चीजों के बारे में सतर्क रहना चाहिए कि क्या वाकई हम लोग सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, क्या वाकई हम लोग समाज का भला करने के लिए प्रयासरत हैं, और क्या पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से उसका भला हो सकता है। अगर कोई सामाजिक संगठन पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से चलता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है। एक बात आप गंभीरता से सोचिए, जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का काम क्या है, राजनेताओं के माध्यम से चलता है, पॉलिटिकल लोग उसको चलाते हैं। और अगर सामाजिक संगठनों को पॉलिटिकल लोग भी चलाने लग गए तो फिर सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टी में कोई बहुत अंतर नहीं रह जाएगा, दोनों ही उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। इसलिए समाज में हमेशा सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, जैसे मान लीजिए वृक्ष लगाने हैं, या पर्यावरण का प्रदूषण कम करना है, या कोई गरीब क्षेत्र है, उन गरीब क्षेत्रों में हम लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं करनी है, या कुछ लोगों को इस तरह के सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना कर रहा है, वहां प्योरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर पाते हैं। वहां पर केवल जो विशुद्ध रूप से सोशल होते हैं, क्योंकि उन्हीं का वो उद्देश्य हो सकता है, वही उसमें लीन हो सकते हैं। अगर पॉलिटिकल चीजें उसमें आएंगी तो उनका मंतव्य दूसरा हो जाएगा। हो सकता है वो 4 पूड़ी देकर के आपको फोटो खिंचा लें और बोले कि साहब हम जो है समाज का उद्धार कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद वो नहीं है में, और हमेशा उसके दिमाग में वही राजनीति और चुनाव चलेगा। इसलिए सभी लोगों को कितना हम लोग सोच रखते हैं, और इसलिए हमारे जो आदर्श हैं उन आदर्शों के चुनाव में भी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। खास करके जैसे मैंने 3-4 नाम आज लिए, और भी आप ढूंढ सकते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में तो कोई हम लोग बात ही नहीं कर सकते, वो तो अनडाउटली हमारे लिए, सबके लिए पूजनीय हैं। उनके रास्ते, उनके कार्य, नए युवाओं में हम लोग इस तरह के आइकन अपने सोसाइटी में ढूंढ सकते हैं, जिनके माध्यम से हम सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कल्चरल प्रोग्रेस, एजुकेशनल प्रोग्रेस, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, और थॉट को हमने पूरा कर लिया है। अब हम आएंगे राज्यों की व्यवस्थाओं के ऊपर। तो आप सबने देखा होगा कि भारत में पहले 29 स्टेट थे, 29 राज्य थे। अभी पिछले साल अगस्त में सरकार ने एक निर्णय लिया और जम्मू कश्मीर को राज्य जो दर्जा था उसको समाप्त कर दिया, और उसको 2 भागों में बांट करके संघ शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो भारत में अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों में से राज्यों का जो हेड होता है, राज्यों का जो मुखिया होता है, उसे हम कहते हैं राज्यपाल। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्यपाल, और राज्यपाल के नीचे राज्यपाल का सहयोग करने के लिए लोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर और उनकी मंत्री परिषद। राज्यों के अंदर 2 तरह की सदन होते हैं। कुछ राज्यों में एक विधानसभा और एक विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में, कर्नाटका। लेकिन जो अधिकांश राज्य हैं उसमें एक सदनीय व्यवस्था होती है, केवल एक ही सदन होता है, जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब में केवल एक सदनीय व्यवस्था है, सिंगल इनमें हाउस होता है। तो केंद्र में तो 2 हाउस स्पष्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा की तरह 2 हाउसेस नहीं है। कुछ राज्यों में 2 हाउसेस हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन अधिकांश जो राज्य है उनमें एक सदनीय व्यवस्था है, जिसको हम लोग विधानसभा के रूप में जानते हैं। एक और चीज आती है कि केंद्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बिल्कुल फिक्स हैं, 2 शीर्ष अधिकारी, लेकिन राज्यों में राज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल के नीचे उपराज्यपाल नहीं होते। राज्यों में राज्यपाल होता है, उसमें उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल नहीं होता। राज्यों में केवल राज्यपाल होगा, शीर्ष अधिकारी, उपराज्यपाल नहीं होगा। अगर उपराज्यपाल होगा तो किसी संघ शासित प्रदेश का हो सकता है, लेकिन फुल फ्लैग स्टेट का कोई भी उपराज्यपाल नहीं होगा। यानी राज्यपाल के नीचे कोई उसका अधिकारी के रूप में, जैसे उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के नीचे कार्य करने के लिए, वैसे किसी भी राज्य में कोई उपराज्यपाल नहीं होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल था ऑफिस काम के लिए, तो उस वजह से
थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था। नेटवर्क ठीक था, नेटवर्क का कोई इशू नहीं था, बट कुछ बहुत अर्जेंट काम था। सो इस कारण से मैं थोड़ा सा कॉल पे मुझे जाना पड़ा, और कॉल भी इसी फोन में था। सो चलिए, खैर कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो राज्यों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे कि राज्यों के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसमें सबसे शीर्ष पर हमारा राज्यपाल, और राज्यपाल का सहयोग करने के लिए उसके अधिकारी यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और फिर 2 सदन जो होते हैं उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इन सब की हम लोग अब चर्चा करेंगे कि ये राज्यों के अंदर में क्या व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राज्यपाल से। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में जो हमने चर्चा की थी, आर्टिकल 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 उसी तरीके से हम लोग अनुच्छेद 153 यानी उसमें 101 जोड़ दीजिए। आर्टिकल 153 में अगर आप आएंगे तो उसमें लिखा है भारत का एक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो जिस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 52 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरीके से राज्यों के लिए जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 से स्टार्ट होती है। और जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल 152 तक कर चुके हैं, और अच्छी बात यह रही है कि हम लोगों ने सभी आर्टिकल किए हैं, हमने कोई भी आर्टिकल नहीं छोड़ा। हमने आर्टिकल 1, 2 से लेकर के पूरे 152 तक एक एक आर्टिकल पर चर्चा की है कि 147 में क्या लिखा है, 139 में क्या लिखा है, 125 में क्या है, 92 में क्या है, 73 में क्या है। एक एक आर्टिकल की अब तक हम लोगों ने चर्चा की है विद एक्सप्लेनेशन कि उसका व्याख्या क्या है। तो जैसा आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राज्य के बारे में, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्यपाल के बारे में। और जैसा मैंने कहा, संविधान का अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 हमें बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मैंने आप सब लोगों से कहा था कि जब भी आप सब लोग चर्चा में आया करें, थोड़ा सा एक काम ये कर सकते हैं कि आप सब लोग इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं कि आगे आने वाले 8-10 आर्टिकल्स के बारे में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं जैसा हमने कहा कि हम लोगों ने एक परंपरा ये बनाई है कि जो संविधान की भाषा है वो भाषा भी हम लोग सीखें, संविधान की भाषा भी हम लोग सीखें। जैसा कि आदरणीय पूरन सिंह पटेल साहब ने कहा कि पहले जो राज्य था उस राज्य में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, उसके लिए अलग से प्रावधान थे, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो खत्म कर दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के वो सब भारत में जुड़ गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 151 तक की कल हमने चर्चा की थी। 152 ये कहता है कि इस भाग में जब तक संदर्भ न दिया जाए, राज्य का जो पद है वो उसमें कितने राज्य शामिल हैं उसकी हमने चर्चा की है, यानी राज्य के बारे में बताया गया है 152 सिंपल प्रोविजन। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 153 153, और आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी उत्तर प्रदेश का एक राज्यपाल होगा, मध्य प्रदेश का एक राज्यपाल होगा, लेकिन यह भी संभव है कि कोई एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। सेम व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है, हो सकता है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन भी करे। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त हो गए, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों को देखें। तो कुल मिलाकर के ये है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इंग्लिश में क्या लिखा है इसके लिए? देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो ये हमेशा याद रखना है कि भारत में जो 28 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जरूर होगा। ये हो सकता है कि हमारा जो राज्यपाल है किसी दूसरे राज्यपाल का भी कार्य देख रहा हो, उसका भी चार्ज उसके पास हो, लेकिन ये कंपलसरी है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं हो सकता जिसका राज्यपाल ना हो। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। और जैसा कि उत्तम राजपूत ने कहा कि कनाडा के संविधान से भारत में यह व्यवस्था ली गई है। कनाडा में जो व्यवस्था है वह कनाडा के प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे, उनको गवर्नर बोलते हैं। उसी तरीके से भारत के राज्यों में उसको गवर्नर या राज्यपाल। डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, हमारे जो लक्ष्य के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपने कमेंट में
कि किस तरीके से एक दो जगह के राज्यपाल कोई व्यक्ति रह सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यानी कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, उसको नहीं रोका जाएगा। स्पष्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद आगे आर्टिकल 154, और अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। सुशील लोधी, राज्यपाल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आगे सारी भी चीजें आएंगी, आप लोग अगर थोड़ा डिबेट सुनेंगे ये लाइव पर चर्चा, तो सारी चीजें आएंगी। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल अपॉइंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वही आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 154 संविधान का अनुच्छेद 154 ये कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी। जैसे आपने देखा कि भारत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से अगर कोई राज्य है, मान लीजिए यूपी या एमपी, उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। क्लियर। और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो जो राज्यपाल है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में है, और राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन है राज्यपाल के? मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी हैं, जैसा कि राष्ट्रपति के संबंध में। आगे हम आते हैं, और मेरा सभी लोगों से एक सुझाव है कि हम इस पूरी चर्चा को अनुच्छेद वाइज सुने, उसके बाद जो हमारे प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें अगला जो प्रावधान है वो ये है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। कुल मिलाकर के ये है कि आर्टिकल 154 ये कहता है कि कोई भी जो गवर्नर है वो अपना कार्य या तो खुद करेगा, और राज्यपालिका की जो एग्जीक्यूटिव पावर है यानी कार्यकारी शक्तियां हैं उसका वो हेड होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा, और या तो स्वयं कार्य करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी। जो अधीनस्थ अधिकारी राज्यपाल के कौन होते हैं? बेसिकली राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, जो राज्यपाल को सहयोग करने के लिए ही होते हैं। व्यवहारिक चीज क्या है वो अलग है। व्यवहार की चर्चा, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियां हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हैं। यानी जो निर्णय राष्ट्रपति नहीं ले सकते प्रधानमंत्री के संदर्भ में, वो निर्णय राज्यपाल ले सकते हैं। राज्यपाल को पास कई सारी विवेकाधीन शक्तियां ज्यादा हैं, किससे? राष्ट्रपति से। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आर्टिकल 154 का इंग्लिश वर्जन है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वो गवर्नर में होंगी। एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। तो संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, उसका उपयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संविधान का अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154। अब हम आगे आते हैं आर्टिकल 155 155 कि भाई नियुक्त कैसे होगा, कोई राज्यपाल नियुक्त कैसे होगा। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, जो अभी सवाल पूछा था किसी ने, मैंने कहा था थोड़ा इंतजार करिए, सब आ जाएगा। नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और सील से करेंगे। अब सवाल आता है ना, वही मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझा चुका हूं कि राष्ट्रपति जो कुछ करते हैं बेसिकली वो वही करते हैं जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद करता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति बेसिकली कौन करेगा? देखें व्यवहारिक रूप से तो वो संविधान में तो लिखा है कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति सारे के सारे कार्य अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो भारत में कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनेगा तो निश्चित रूप से इच्छा पर ही निर्भर है। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए।
तो संविधान के बारे में दो चीजें हैं, एक तो सैद्धांतिक जो संविधान में लिखी हुई है, और दूसरी व्यवहारिक जो वास्तविक है कि भाई किसके पास पावर है। तो जो एक्चुअल पावर है, जो असली शक्तियां हैं, वो किसके पास है? भारत के प्राइम मिनिस्टर और उनका जो मंत्री परिषद है उसमें। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ही कोई नाम सुझाते हैं कि भाई इनको राज्यपाल बनाया जाए फला राज्य का, और राष्ट्रपति फिर उसको आदेश पारित कर देते हैं। तो स्पष्ट हुआ। तो अगर ये सवाल आता है कभी एग्जाम्स में या कभी आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उसका बिल्कुल क्लियर आंसर है भारत के राष्ट्रपति। लेकिन आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति जो ऐसा कार्य करते हैं वो ऐसा कार्य किस तरीके से करते हैं। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? कुछ लोगों का ये कहना है कि ईयरफोन का इस्तेमाल किया जाए। एक बार आप बता दीजिए अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो हम लोग ईयरफोन का यूज कर सकते हैं, अन्यथा मैं ये कोशिश कर रहा था कि आवाज क्लियर है, इसलिए हम लोग आज बिना उसके ही करें, क्योंकि शांति है, बिल्कुल कहीं से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आर्टिकल 155, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं संविधान के अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155। तो कभी भी अगर ये सवाल रहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, उसका कोई इलेक्शन नहीं होता, राज्यपाल इज अपॉइंटेड, मतलब गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो क्लियर। अब उसके बाद आते हैं कि उसकी पदावधि क्या होगी। तो भारत में जो अधिकांश जो पदावधि है, अधिकांश जो प्राधिकारी है, उनकी जो टर्म है वो 5 साल तक है। तो राष्ट्रपति के संबंध में यही है कि राज्यपाल के संबंध में कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के बाद 5 साल तक अपने पद पर रहेंगे। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष तक उनका वो कार्यकाल रहेगा। लेकिन राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई उनका उत्तराधिकारी या कोई दूसरा व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं आ जाता। बहुत सिंपल सी चीज है। केवल आप ये याद रखना कि जो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, केवल उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। बाकी चाहे जितने भी निकाय हैं, अधिकांश में आप लोग ये समझना कि अधिकांश का कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और लेकिन जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये 5 साल से ऊपर भी हो जाता है आमतौर पर। परंपरा के अनुसार ये होता है कि 5 साल में जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तब सरकार नए राज्यपाल का चयन कर लेती है कि भाई नए ये राज्यपाल होंगे और उनके सेवानिवृत्ति के बाद ये उस पद को ग्रहण करेंगे। मुझे लगता है राज्यपाल के बारे में तो हमारे समाज के लोगों को जानकारी ठीक ठाक हो गई होगी, कई लोगों को व्यवहारिक अनुभव भी हो गया है और इस प्रक्रियाओं से व्यवहारिक रूप से लोग परिचित हैं। इंग्लिश में क्या है इसके लिए? द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल का जो पद है उसकी पदावधि क्या होगी? द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक अच्छी बात इसमें यह है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करेंगे। तो देखिए, कभी आपको अगर ऐसा वर्ड मिलता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा भी सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा भी सकते हैं। बीच में भी प्रसाद मिला है ना आपको, प्रसाद पर्यंत। भैया जब तक आपका प्रसाद है, जब तक आपका आशीर्वाद मिला हुआ है, तब तक जो है हम पद पर रहेंगे। आपका आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा तो पद पे नहीं रहेंगे। तो राज्यपाल जो होता है, गवर्नर होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहता है और वो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन भी भेज सकता है। ठीक है। जो पदावधि है उसमें 2 चीजें हैं, एक 5 साल का समय और एक राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ता है। कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? अच्छा, आप में से कोई चाहता है राज्यपाल बनना? आप में से कोई चाहता है राज्यपाल बनना? राज्यपाल की बहुत सिंपल है, भारत का नागरिक हो और 35 साल उसकी उम्र हो, बस। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर, 2 ही है। संविधान में केवल 2 ही बातें कही गई हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो वो भारत का नागरिक हो, 35 साल से ऊपर की उम्र हो, राज्यपाल बन सकता है। बहुत सिंपल प्रोविजन है, मतलब सबसे आसान जो है क्राइटेरिया है।
राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है। तो ये दो योग्यता है। कभी अगर ये पूछा जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या है, अर्हताएं क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ द 35 ईयर्स। अगर कोई आदमी जिसने भारत का नागरिक नहीं है और 35 साल की से कम उसकी एज है, तो वो राज्यपाल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बहुत क्लियर स्पष्ट हुआ हो। बेसिकली प्रोविजन सिंपल ही होते हैं, थोड़ा प्रोसीजर टफ होता है। उसके बाद हम आते हैं कि कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम लोग जो संविधान में प्रावधान है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रोहित का कहना है कि जस्ट आई एम 33। कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा रोहित। संविधान के अनुच्छेद 158 आर्टिकल 158 में दिया गया है राज्यपाल के पद की शर्तें क्या हैं। क्या शर्तें हैं? राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है, मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद है, या कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद है, या कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है, या कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य है, तो जिस दिन वो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसी दिन से उसका स्थान उस सदन में रिक्त माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे सुनील सिंह जी वह सांसद हैं बांदा के, अब इनको बना दिया राज्यपाल गोवा का, तभी गोवा जाएंगे, घूमेंगे, अच्छी जगह है। तो जब ये राज्यपाल नियुक्त हो जाएंगे गोवा के, उसी दिन से ये बांदा के सांसद नहीं रहेंगे। या मान लीजिए हमारे रमाकांत जी हैं विधायक अमेठी से, और ये बना दिए राज्यपाल, तो अब हिमाचल के, तो जब जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी हिमाचल के राज्यपाल की, फिर उस दिन के बाद से ये अमेठी के विधायक नहीं रहेंगे। अर्थात संविधान में प्रावधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, चाहे विधानसभा या विधान परिषद, अगर वो राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो नियुक्ति के बाद फिर वो उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा। क्लियर? सिंपल सा प्रोविजन है। दूसरा, राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, किसी जिले के आप कमिश्नर बने बैठे हैं, कलेक्टर बने बैठे हैं, या कहीं आप एसडीएम बने बैठे हैं, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, आप चाहते हैं मैं जो है राज्यपाल बन जाऊं, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा पहले, तब आप बनोगे। मतलब आप दूसरा लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन लाभ के पद में विधायक सांसद नहीं आते। अगर कोई व्यक्ति विधायक सांसद या लोकसभा राज्यसभा सदस्य है तो उसको लाभ के पद में नहीं माना जाता है। लेकिन आप अगर सरकारी कर्मचारी हो पूरी तरीके से, तो फिर आपको गवर्नर आप नहीं बन सकते हो जब तक कि आप पहले रिजाइन करोगे, तभी आपको उसके लिए करा जाएगा। तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं। राज्यपाल बिना किराए दे जितनी सुविधाएं हैं वो सब उसको मिलेंगी, भत्ते, वेतन भत्ते सब मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, राज्यपाल को जो भी वेतन भत्ते सब जो मिलेंगे वो भारत की संचित निधि से नहीं मिलेंगे, वो सारे मिलेंगे राज्य की संचित निधि से। तो जैसा हमने भारत के बारे में पढ़ा था कि यूनियन की यानी संघ की एक संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसी तरीके से प्रत्येक राज्य भी अपनी संचित निधि बनाता है, जिसमें राज्य की जो आमदनी आती है, राज्य सरकारें जो अपने कर वसूल करती हैं, वो सारे उसमें रखे जाते हैं। तो राज्यपाल को जो भी वेतन भत्ते जो सुविधाएं सब कुछ मिलेंगी वो राज्य की संचित निधि से मिलेंगी। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है, मान लीजिए एक व्यक्ति को हिमाचल और छत्तीसगढ़ का, हिमाचल और राजस्थान का राज्यपाल बना दिया, तो वो व्यक्ति को जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वो दोनों राज्यों में बांट दिए जाएंगे जो विधि के अनुसार, कि इतना आप दोगे इतना आप दोगे। क्लियर? और ये ऐसा राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होगा कि ये राज्य की सैलरी देगा इतनी, ये राज्य इतनी सैलरी देगा। क्लियर है? बहुत सिंपल प्रोविजन है। और एक और जो प्रोविजन है आर्टिकल 158 में, आर्टिकल 158 में, जिसमें राज्यपाल के पद की शर्तें की हम बात कर रहे हैं, उसमें यह है कि राज्यपाल के उपलब्धियां, वेतन भत्ते इत्यादि में उसकी पदावधि के दौरान कोई कटौती नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए राज्यपाल को वेतन मिलता है 1.5 लाख रुपए महीने का, भत्ते मिलते हैं, टेलीफोन सुविधाएं मिलती हैं, जब तक वो राज्यपाल है तब तक उसमें कटौती नहीं की जाएगी, जब तक वो अपने पद पर बैठा हुआ है। तो एक तरीके से क्या है कि प्रोटेक्शन है, उसके सैलरी, उसके अलाउंसेस इत्यादि जो सुविधाएं उसको मिलती हैं उसके लिए। क्लियर?
मैं इसकी इंग्लिश नहीं पढ़ता हूं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। सिंपल सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है। द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो अभी जो वेतन है, आप लोग देखो, जो ऐसी चीजें होती है ना कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, आप लोग नेट से चेक कर लिया करो, सब लिखा रहता है कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 जो बताता है कि राज्यपाल के द्वारा शपथ, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, कि राज्यपाल किस तरह से शपथ कैसे लेगा। ठीक है, राज्यपाल शपथ कैसे लेगा उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 159 में है। मेरे पास संविधान है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं जो सारे प्रोविजन है उस संविधान की बुक रखता हूं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक तरफ ये आपको दिख रहा होगा हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है। देखिए ये हिंदी है, उल्टा दिख रहा होगा, ये इंग्लिश है। तो मैं क्या है, ओरिजिनल संविधान पढ़ता हूं पूरा, जो आर्टिकल वाइज कि किस आर्टिकल में क्या लिखा है। सो क्लियर। आगे है राज्यपाल के द्वारा शपथ लेना, आर्टिकल 159 संविधान का अनुच्छेद 159। और क्या है उसमें, प्रत्येक राज्यपाल जो किसी भी राज्य का जो संबंधित हाईकोर्ट होता है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अगर शपथ लेनी है तो उत्तर प्रदेश जो हाईकोर्ट है, जिसको हम लोग इलाहाबाद या प्रयागराज हाईकोर्ट बोलते हैं, उसका जो जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, या तो उसके सामने या उसके द्वारा कोई और जो उसके बाद जो वरिष्ठ है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके बाद वरिष्ठता क्रम में जो सबसे ऊपर है उसके सामने वो शपथ लेगा। और राज्यपाल शपथ किसकी लेगा, वही संविधान की और जन कल्याण की, कि संविधान की रक्षा करूंगा। मैं आपको पढ़ के बता दूं क्या लिखा है। मैं अमुक सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, या मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो देखिए दो चीजें हैं। ये आएगा कि कोई आदमी ये कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, कभी कभी आपने सुना होगा, ये भी मैं पॉइंट आपको बता दूं। ये बेयर एक्ट है, ये जो किताब है बेयर एक्ट है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तमाम तरह के बेयर एक्ट आते हैं, आप कहीं भी किसी जगह दुकान पे ये पूछ लेना है संविधान का बेयर एक्ट चाहिए, तमाम प्रकाशन ये निकालते हैं। कोई सा भी आप ले आइए, 150-200 रुपए का आता है। तो हम शपथ की बात कर रहे थे, तो शपथ में आपने देखा है कि दो तरह से लोग शपथ लेते हैं। एक तो शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, लेकिन दुनिया भर में सब लोग भगवान को तो मानते नहीं है। कई लोग, भगत सिंह भी तो होते हैं जो नहीं मानते भगवान को। तो भगत सिंह जैसे लोग कैसे शपथ लेंगे, इसका भी प्रावधान संविधान में किया गया है। अरे ब्रजेश राजपूत जी, क्या आपको रामायण जरूरी है? तो आप भाई को देखिए, ये सेशन तो समाज के व्यापक कल्याण के लिए है। ये लोगों के जीवन को बदलने के लिए, लोग संविधान व्यवस्था से परिचित हों उसके लिए है। तो आपको किसने मना किया है? आप देखिए, हमारा अपना हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग टाइम का क्वालिटी यूज करें। जैसे कई बार देखा ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो भगवान की तरह हूं, मैं तो नहीं मानता। तो वो शपथ कैसे लेंगे, इसका भी प्रावधान किया है संविधान में। कि एक तो तरीका यह है कि आपको, अगर ईश्वर को मानते हैं तो आप शपथ लेंगे कि मैं अमुक, मान लीजिए मैं ABC ईश्वर की शपथ लेता हूं। और अगर मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं तो वहां पर वो बोलता है कि मैं ABC सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, यानी मेरे अंदर जो निष्ठा, उस निष्ठा से मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बाकी सारी बातें सेम रहती हैं कि श्रद्धा, राज्यपाल के पद का कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान का पालन करूंगा, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में क्या लिखा है कि या तो ABC डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, या जो व्यक्ति ईश्वर की शपथ नहीं लेना चाहता है तो वो संविधान में ये बोल सकता है शपथ में कि ABC डू सोलमनली, हम लोग सत्यनिष्ठा से भी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। और दुनिया भर में बहुत सारी विविधताएं हैं। देखिए, हमेशा हम लोगों को दूसरे मतों का, दूसरे विचारों का, दूसरी पद्धतियों का, दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनका सम्मान करते हैं तभी हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म आदि को मानते हैं। अगर हम दूसरों का सम्मान नहीं करते, दूसरे मतों का, दूसरे संप्रदायों का, दूसरे विचारों का, दूसरे देशों का, तो इसका मतलब है हम अपने वालों का भी सम्मान नहीं करते। ये बिल्कुल स्पष्ट फैक्ट है
कि अगर हमारे अपने अंदर से फीलिंग अगर ये आती है कि हम दूसरों का सम्मान करें, तभी तो हम अपना सम्मान कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के विचारों का सम्मान करता है, तभी वो अपने विचारों के बारे में सम्मान पूर्वक कह सकता है। तो भारत में दुनिया भर में बहुत विविधता है। जैसे हम सब लोग हैं इस सेशन में, अभी जो 200 के आसपास लोग हैं, आप देखना सबके चेहरे अलग अलग हैं, सभी लोगों के चेहरे अलग अलग हैं, सभी लोगों की सोच में भी बदलाव होगा, कद काठी भी अलग अलग होगी, पहचान सकते हैं कि ये फला व्यक्ति अलग, ये है फला व्यक्ति है। तो ये दर्शाता है कि विविधता बेसिकली प्रकृति का वरदान है। जो डाइवर्सिटी है ये नेचर ने हमको दी है। अब मान लीजिए हम सब लोग एक ही जिले के रहने वाले हैं, तो हम सारे लोग एक से क्यों नहीं है भाई? तो प्रकृति ने विविधता बनाई है, और जो इस विविधता का सम्मान नहीं करता वह बेसिकली अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो खुद का अपना सम्मान नहीं करता। इसलिए हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से लोगों से बार बार ये आग्रह करते हैं कि किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी जाति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी समुदाय के प्रति, किसी भी संस्कृति के प्रति आपके मन में वैमनस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने विविधता दी है। देखिए, एक पेड़ पर पत्ते लगे हैं, अलग अलग उनका आकार है। एक गांव के मनुष्य हैं, सारे मनुष्यों के रंग रूप हैं, सारे मनुष्यों के चेहरे अलग अलग हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, विविधता बेसिकली प्रकृति का वरदान है। वो प्रकृति बताती है कि ये विविधता मेरी देन है, और आप अगर प्रकृति का रक्षा नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो आप कभी अपना सम्मान नहीं कर सकते। तो हमेशा जो सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी न्यूज पर जो गलत चीजें चलाई जाती हैं कई बार, जिनके माध्यम से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है, और लोग अपनी जो मूल वैयक्तिक जो पहचान है, मनुष्य की आइडेंटिटी, उसको छोड़ करके उन्मादी बनता है, अंधभक्त बनता है, अंधविश्वासी बनता है। ये कहीं से भी प्रकृति और तमाम जो नेचर की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों से बार बार कहते हैं कि आपको प्रत्येक मत, मजहब, संप्रदाय, व्यक्ति, संस्कृति, रंग, रूप, सबका सम्मान करना चाहिए। अगर हम सबका सम्मान करेंगे तभी हम फिर अपने आप से प्रेम करते हैं, और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का हम लोग सम्मान कर पाएंगे। आगे हम लोग आते हैं अनुच्छेद 160, आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 क्या कहता है? आर्टिकल 160 कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्णय। तो अगर कुछ आकस्मिक परिस्थितियां हैं, तो उन आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यह पावर है कि राष्ट्रपति ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि उन कार्यों का निर्वहन हो। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो वो बहुत सिंपल, जैसे राज्यपाल के नीचे उपराज्यपाल नहीं है, राज्यपाल के नीचे उपराज्यपाल का पद नहीं है, तो ये पावर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो फिर वो उसमें निर्णय लेकर के राज्यपाल के कार्यों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं कि कौन किस तरीके से करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राज्यपाल के द्वारा क्षमा करने की शक्ति क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 72 में, आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई थी। 5 तरह की शक्तियां थी, आपने सुना होगा। जैसे उनके नाम थे प्रविलंबन, विराम, परिहार और क्षमा। इस तरह की 5 शक्तियां थी। तो ये जो सारी शक्तियां हैं, चाहे प्रविलंबन है, चाहे विराम है, चाहे परिहार है, चाहे निलंबन है, या चाहे ये सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल को भी हैं। लेकिन राज्यपाल को किसी मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है भाई, सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके पास तो ऐसी शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 161 में किसी भी दंड को कम करना, उसको टालना, या ये जो सारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल को भी है, लेकिन राज्यपाल को केवल उन्हीं मामलों तक ये शक्ति प्राप्त है जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है, जहां तक उसका विस्तार है, अगर उसके संबंध में कोई दंड दिया गया है, उस दंड के संबंध में, उस दंड के बारे में कोई उसको रोकना हो, उसको कम करना हो, ये सारी जो शक्तियां मिली हुई हैं, वो भारत में राज्यपाल का जो पद है उसको संविधान के अनुच्छेद 161 में प्रदत्त है। लेकिन वो शक्तियां केवल और केवल राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वहां तक ही सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है और उसने अपराध कर दिया मध्य प्रदेश में, जाकर के किसी का मर्डर कर दिया। अब वहां मध्य प्रदेश के किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और उसके बाद चलते चलते उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया, सजा हो गई फांसी की।
तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्ति है उत्तर प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश तक नहीं पहुंच सकती। तो हमेशा राज्यपाल की अपनी एक सीमा है। जैसे राष्ट्रपति पूरे भारतवर्ष में कहीं भी होने वाले किसी भी तरह के अपराध के दंड के विरुद्ध दंड के अंगेश जाकर के अपना जो शक्ति का प्रयोग करके उसको कम कर सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है या उसे माफ भी कर सकता है, ऐसा राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 के अनुसार केवल जहां पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां तक वो अपनी बात इस तरह के मामलों में जहां पर किसी भी दंड का निलंबन करना हो, परिहार करना हो, प्रलंबन करना हो, वो वहां पर कर सकता है। तो ये जो चर्चा है वो हमने की है जो राज्यपाल है उसकी क्षमा की जो शक्ति है उसके बारे में। क्या है? पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन द सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में राज्यपाल को ये शक्तियां प्राप्त हैं। आगे हम लोग आते हैं और राज्यपाल के विषय में लास्ट जो आर्टिकल है, जो अंतिम जो अनुच्छेद है संविधान में, वो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। एक बार मैं पढ़ता हूं फिर आप लोग समझ जाएंगे। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। तो कुल मिलाकर के राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहां तक जा सकती है? जहां तक उस राज्य का विधानमंडल कोई कानून या विधि बना सकता है। क्लियर है? मतलब उसका जो अपना परिक्षेत्र है वहां तक। तो सिंपल सा प्रावधान है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज। यानी कोई विधानसभा जिस एरिया तक कानून बना सकती है उसके संबंध में ही राज्यपाल को वो एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होंगी कार्यपालिका की। ठीक है? तो ये जो सारे प्रावधान हैं आर्टिकल 152 से लेकर के 162 आर्टिकल 152 से लेके 162 तक 11 आर्टिकल की हमने चर्चा की। 152 में राज्य है। अब देखिए राज्य, जहां पे राज्य है 152 में, तो राज्यों में अब सब शामिल है। अब कोई अलग वो नहीं है। 28 राज्य हैं और बाकी 8 यूटीज हैं भारत में। तो वो आप लोग उसको लिस्ट सबके पास है। उसके बाद राज्यपाल होगा, राज्यपाल की क्या शक्तियां होंगी, कैसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, कब तक अपने पद पर रहेगा, इत्यादि विषयों की हमने चर्चा की। ये केवल हमने इसलिए जानना है कि अगर राज्य की व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी स्टेट की जो सुप्रीम बॉडी है, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का जो हेड है वो कौन होगा, उस पद की हमने चर्चा की जिसको हमने कहा राज्यपाल। और उसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद और बाकी चीजों के बारे में। तो आप यदि चाहें अब आप सवाल, चलिए कोई नहीं, अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है आप लोग अब क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो आप अब क्वेश्चन पूछिए और मैं अब हम लोग उनके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। प्रदेश में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में डॉक्टर शोभेंदु कुमार जी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रदेश की जो विधानसभा है उनको कानून बनाने की शक्तियां क्या हैं। जैसे मैंने कहा ना कि प्रदेश की विधानसभाओं को अधिकार है अपने क्षेत्रों में कानून बनाने का, और प्रदेश की विधानसभाएं जो कानून बनाएगी वो कानून बनाने के बाद, यानी जैसे विधानसभा है तो विधानसभा से पास होने के बाद वो जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कुछ राज्यों में ऐसा भी होता है कि विधान परिषद भी होती है, तो दोनों सदनों के पास होने के बाद वो जाता है विधेयक राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ही उसके बारे में जब उसको साइन करते हैं तब वो कानून बनता है। तो राज्यों की विधानसभाओं को भी कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन अपने क्षेत्र के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह के लिए, भारत की जो संसद है पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन जो विधानसभा है वो अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्तियां उनको मिली हुई है संविधान में। विधानसभा का मतलब है विधायिका, विधायिका का मतलब होता है जो विधान बनाए, विधायिका का मतलब है जो विधान बनाए। एमएलए की अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो लेजिस्लेशन का काम करे, यानी जो विधि बनाए, इसलिए तो उसको एमएलए बोलते हैं। तो सभी जो
विधानसभा है, सभी विधानसभाओं को अपने राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और वो कानून निर्माण की प्रक्रिया हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की जो विधायी प्रक्रिया है, बजटीय प्रक्रिया, वो भी हम चर्चा करेंगे। राज्यों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, राज्य अपने बजट भी बनाते हैं। लतेश ने पूछा है कि जम्मू और कश्मीर अब राज्य है या यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू और कश्मीर को अगस्त 2019 में 370 हटा करके उसमें प्रावधान किया गया और जम्मू कश्मीर जो राज्य था उस राज्य को खत्म कर दिया। जम्मू और कश्मीर नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और लद्दाख के नाम से एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। तो दो प्रदेश बने हैं, एक जम्मू और कश्मीर जिसमें विधानसभा होगी, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़, पांडिचेरी है, और दूसरा लद्दाख जिसमें विधानसभा नहीं होगी। क्लियर। राज्यपाल विश्वविद्यालय का, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य लेवल के जो विश्वविद्यालय होते हैं, उन सबका कुलाधिपति भारत का किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है। दिनेश श्वेता सिंह ने कहा है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द पावर ऑफ द गवर्नर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ शक्तियां ज्यादा होती है अपने परिधि में। वी विल डिस्कस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर पढ़ेंगे। ठीक है। ओम लोधी ने पूछा है कि राज्यपाल किन्हीं दो राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका वेतन का क्या दोनों राज्यों की दोहरी वेतन? नहीं ओम लोधी, अगर कोई व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है तो भी उसको वेतन केवल एक ही पद का मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कलेक्टर है एक जिले का और उसको दूसरे जिले का चार्ज भी दे दिया जाएगा, तब सैलरी एक ही आएगी। तो राज्यपाल को सैलरी वो जो मिलेगी वो एक ही पद की मिलेगी, भले ही वे दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो। गवर्नर डिफरेंट प्रेसिडेंट एज फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। गवर्नर डिफरेंट प्रेसिडेंट एज, दिनेश जी सवाल आपका क्लियर नहीं है। जो केंद्र शासित राज्य और पूर्ण राज्य के सीएम में, जो केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम को उतनी शक्तियां नहीं मिली है जितनी कि पूर्ण राज्यों के सीएम को मिली होती है। आगे ठीक क्वेश्चन अगर आपका कोई और है, डिफेंस सर्विसेज में कैसे एमपी एमएलए और राज्यपाल बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त होने के बाद अगर आप किसी भी सर्विस के हो, आप रिजाइन करके, जैसे मान लीजिए आप आईएएस रिजाइन कर दीजिए, आप बन सकते हैं कोई भी। शिवशंकर राजपूत ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल 5 साल से पहले हटा दिया जाए तो क्या वो अगले 5 साल के लिए बनेगा या फिर उसका कार्यकाल क्या होगा। तो देखिए, कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद से हटा दिया मान लीजिए 5 साल से पहले, तो अगला व्यक्ति जो आएगा वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आएगा। वैसे तो संविधान में व्यवस्था यह है कि वो 5 साल तक रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रपति के ऊपर मतलब प्रधानमंत्री के ऊपर है, अगर उनको नहीं लगता है तो हटा देंगे कभी भी। हरिशंकर राजपूत ने पूछा कि संविधान की पुस्तक, संविधान के नाम से हजारों किताबें आती हैं, आप कोई सी भी ले आइए, जिस प्रकाशन की आप चाहिए, आप बोल दीजिए हमको भारत का संविधान चाहिए, सस्ते से सस्ता 150-200 रुपए का मिल जाएगा, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। राज्यपाल को हटाने की क्या प्रक्रिया है। अजीत राजपूत, जैसे मैंने कहा कि राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रधानमंत्री को अगर अच्छा नहीं लगता तो हटा दो, सिंपल, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं कहना कि प्रधानमंत्री को अच्छा लगता तो हटा दो, आपको ये कहना है कि राष्ट्रपति जब चाहे तो उस व्यक्ति को हटा सकते हैं, सिंपल। भगवान सिंह लोधी ठाकुर ने पूछा है कि आंग्ल भारतीय राज्यपाल करता है, आंग्ल भारतीय राज्यपाल करता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका स्पष्ट नहीं है। अच्छा, पूरे आर्टिकल नहीं है, बेयर एक्ट के, शिवशंकर बेयर एक्ट के लिए नाम से लेके आना, जैसे ये लिखा है ना, इस पर लिखा है भारतीय संविधान, ऐसा लेके आना, ये दोनों भाषाओं में, इसमें लिखा है डायग्लॉट एडिशन, ऐसे ले आना, पूरे आर्टिकल होंगे। गवर्नर के कुछ राइट्स, गवर्नर के पास कुछ शक्तियां राष्ट्रपति से ज्यादा हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। गवर्नर की शक्तियों की हम चर्चा करेंगे कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति से ज्यादा है राज्यपाल के पास, उसकी हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में, शायद कल के सेशन में हम लोग उसको लेते हैं। अभी समय क्या हुआ है, 9:23। तो अब हम लोग कविता सेशन की ओर आते हैं।
किसी ने कविता भेजी थी, लेकिन वो क्या बोलते हैं, आप लोगों की कुछ कविताएं क्या है, मेरे पास किसी व्हाट्सएप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं, तो वो कविताएं मेरे पास कहीं चली गई हैं, मिल नहीं पा रही हैं। लोधी राजू वर्मा ने कहा है सीए कैसे बनते हैं, तो मैं राजू वर्मा से कहूंगा कि राजू आप मुझे मैसेज करना, मैं 2-3 सीए के ही नंबर आपको दे दूंगा और उन सीए से आप बात करना और उनको बोलना कि सर ने कहा है कि हमको सीए बनने के लिए जानकारी दीजिए। आप मेरा नाम लोगे, वो आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरी जानकारी देंगे जिसको भी सीए बनना है। अच्छा, सीए बनने के अलावा आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी है, खास करके आईएएस इत्यादि के लिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको मेडिकल, नीट या अपने बच्चों को सीए, आर्मी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी करानी है, तो आप लोग मुझे मैसेज भेज देना। जो लोग उन सर्विस में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए एमबीबीएस डॉक्टर, एमएस है, मैं उनके ही नंबर आपको दे दूंगा, वो आपको हेल्प करेंगे। आईआईटीएंस हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो तमाम तरह के एक्सपर्ट हम लोगों की लक्ष्य की टीम में है, वो आपको अलग अलग फील्ड में आपके बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। और अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमारे, तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। हम हैं, बीएस राजपूत साहब हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, भाई उनको तो काम करना है, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग घरों में बैठे हैं, तो आप लोग इस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग इस समय में अपने बच्चों के लिए गाइडेंस ले करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लतेश ने सवाल पूछा है, इट इज करेक्ट द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इज ऑलवेज फ्रॉम अदर स्टेट, मीन इट कांट बी फ्रॉम द सेम स्टेट। यस, ऑलमोस्ट लतेश, इट इज करेक्ट कि जो गवर्नर है वो सेम स्टेट का नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो उत्तर प्रदेश से बाहर का आएगा, मध्य प्रदेश का राज्यपाल है तो मध्य प्रदेश से बाहर का होगा। ये आमतौर पर एक व्यवस्था है, लिखित में नहीं है, लेकिन परंपरा में यही हो गया है कि राज्यपाल राज्य से बाहर का होना चाहिए, ताकि वो राज्य की जो राजनीति है उसमें कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ना कर पाए। तो कभी भी किसी भी राज्य के गवर्नर के बारे में आप पढ़ना नेट से, उसकी आप बायोग्राफी देखना, तो आप पाएंगे कि यूपी का जो राज्यपाल होगा वो किसी राज्य का होगा, गुजरात का राज्यपाल होगा वो किसी और राज्य का होगा। ये व्यवस्था है। क्लियर? और सर जी आप कब, अच्छा ऑनलाइन कब रहते हैं? हमारा जो सेशन है 2 समय पर चलता है, सुबह 8:15 बजे 8:15 पे हम लोग चर्चा करते हैं भारत के संविधान की, और शाम को 7:30 बजे हम लोग इतिहास पर चर्चा करते हैं। क्लियर? आईआईटी के बारे में आरबीएस लोधी जी, आप मुझे मैसेज करना, मैं किसी आईआईटीएन का, आईआईटी, बीटेक, एमटेक का नंबर दे दूंगा, वो आपको किताबें, तैयारी के तरीके सब बता देंगे। क्लियर? क्योंकि मैं अगर किसी बच्चे को आईआईटी पे गाइड करूं, उससे अच्छा है जिसने आईआईटी से बीटेक, एमटेक किया, वो गाइड करे, ज्यादा बेटर है। राज्यपाल महोदय चाहे तो मुख्यमंत्री को निष्कासित कर सकते हैं। निष्कासित मतलब बर्खास्त, हाँ कर सकते हैं। दिनेश श्वेता सिंह जी का सवाल है, इज देयर एनी प्रोसेस रूल टू डिसॉल्व प्रेसिडेंट पोस्ट बाय स्टेट एमएलए एंड एमएलसी? दिनेश जी, आई थिंक योर क्वेश्चन इज नॉट clear. Is there any process rule to dissolve president? Are you talking about the president of India or are you talking about any other president? Please tell me the clarity. So चलिए, now the time for the poetry, कविता के लिए। और आज की कविता जो है, अब मैं भी आप लोगों के साथ में रह करके सीख रहा हूं। हरिमोहन राजपूत जी, बीएस राजपूत साहब, कई सारे लोग हैं, डॉक्टर नारायण पटेल जी, उमा विश्वजीत लोधी जी, उन लोगों ने कविताएं भेजी। तो एक छोटी सी कविता जो है मैंने लिखी थी बैठे बैठे कल, ऐसे ही, कविता नहीं है, कुछ विचारों को सिर्फ लाइन में लिख दिया है। सो आज हम लोग वही जो मैंने कल शाम को कुछ लिखा था उसको आप लोगों के बीच में रखेंगे और उसके बाद अपना सेशन समाप्त करेंगे। छोटी सी है बहुत, और जिन लोगों को तैयारी कंपटीशन के लिए जरूरत पड़े तो वो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। कल संडे है, कल शायद हमारे ऑफिस का ज्यादा काम नहीं रहेगा, तो कल मैं 3-4 घंटे दोपहर में फ्री रहूंगा। तो जिसको भी कांटेक्ट करना है वो कल दोपहर में अगर 3-4 घंटे मुझे, मेरे पास खाली समय रहेगा, बात कर लें, उस समय मैं प्रॉपरली गाइड कर सकता हूं आप, और आपको सारी डिटेल्स में प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक है? सो कविता हम लोग करें आरंभ, अगर आप सब लोगों की इजाजत हो तो। लोधी लाला भैया सिंह ने अपनी कविता भेज भी दी। चलिए, मैंने एक कविता लिखी थी और
मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं मतलब पहले क्षमा मांग लेता हूं, फिर कविता पढ़ूंगा, क्योंकि मैं साहित्य में, एक साहित्य ऐसा विषय है जो बहुत कमजोर है, मैं कविता वगैरह नहीं कर पाता। सो जो कुछ लिखा है वो आप चाहें तो इसको पद्य के रूप में एंजॉय कर सकते हैं या गद्य के रूप में। लाइनें हैं, एक इतिहास और संविधान का और जो लोगों के साथ में जो समस्याएं रही हैं उसका एक अंतर्द्वंद है, छोटा सा मैंने लिखने का प्रयास किया। कविताएं हैं, ये सदियों का इतिहास, ये सदियों की दास्तां, ये सदियों का इतिहास, ये सदियों की दास्तां, बहुत करीब से देखी है तेरी हिंदुस्तान। ये सदियों का इतिहास, ये सदियों की दास्तां, बहुत करीब से देखी है तेरी हिंदुस्तान। कल भी बहुत लोग अमीर थे, कल भी बहुत लोग अमीर थे, आज भी बहुत धनवान हैं। कल भी बहुत लोग अमीर थे, आज भी बहुत धनवान हैं। कल भी बहुत गरीब थे, आज भी बहुत लोग हैरान हैं। दोबारा सुनिएगा। जो अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा, कई सारे गरीब लोग इधर से उधर जा रहे थे, बेचारों को खाना नहीं मिल रहा था। हम लोग 15 दिन लगातार लगे रहे लोगों को खाने के लिए व्यवस्थाएं करवाने में। सो आपने देखा होगा लोगों की समस्याएं, तमाम दिक्कतें लोगों ने झेली हैं। तो भारत के यथार्थ को दर्शाता है। क्या है कि कल भी बहुत लोग अमीर थे, आज भी बहुत धनवान हैं। कल भी बहुत गरीब थे, आज भी बहुत लोग हैरान हैं। किसी का धर्म और शिक्षा पर एकाधिकार था, किसी का धर्म और शिक्षा पर एकाधिकार था। ये भारत की वास्तविकता है। किसी का धर्म और शिक्षा पर एकाधिकार था तो कोई जन्म से राज्य का उत्तराधिकारी था। किसी का धर्म और शिक्षा पर एकाधिकार था तो कोई जन्म से राज्य का उत्तराधिकारी था। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई बेबस था तो कोई केवल सेवा करने का अधिकारी था। यानी कुछ लोग ऐसे थे जिनके हिस्से में केवल सेवा करना ही रह गया था, और कुछ लोग पढ़ लिख करके राजा महाराजा बन गए, कुछ लोग बड़े पदों पर रहते थे, और बाकी जो लोग थे वो केवल सेवा करने के अधिकारी थे। समय बदला, लोग बदले, समय बदला, लोग बदले, लेकिन बदली नहीं व्यवस्था। समय बदला, लोग बदले, लेकिन बदली नहीं व्यवस्था। जो सदियों से वंचित रहे, जो सदियों से वंचित रहे, उनकी बनी रही वही अवस्था। समय बदला, लोग बदले, लेकिन नहीं बदली व्यवस्था। जो सदियों से वंचित रहे, उनकी वही रही अवस्था। लोकतंत्र ने व्यक्ति के मूल्य को पहचाना, लोकतंत्र ने व्यक्ति का मूल्य पहचाना, अधिकार दिए, शिक्षा दी और दिया मान। लोकतंत्र ने व्यक्ति के मूल्य को पहचाना, अधिकार दिए, शिक्षा दी और दिया मान। हजारों सालों से जो पिसते रहे, हजारों सालों से जो पिसते रहे, उनका सहारा बन के उभरा भारत का संविधान। दोबारा सुनिए, ये लाइन मुझे भी थोड़ा सा ठीक सी लग रही है। लोकतंत्र ने व्यक्ति का मूल्य पहचाना, अधिकार दिए, शिक्षा दिए और दिया मान सम्मान। हजारों सालों से जो पिसते रहे, उनका सहारा बन के उभरा भारत का संविधान। ये सदियों का इतिहास, ये सदियों की दास्तान, बहुत करीब से देखी है मैंने तेरी हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी कोशिश मैंने की थी, और आप लोग अगर अच्छी तरीके से मेरे गुरु बन जाएंगे तो शायद हम लोग सीख जाएंगे कुछ लिखना थोड़ा बहुत कविताओं के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हरिमोहन राजपूत जी, क्या भेज दिया आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने बहुत महत्वपूर्ण समय इसके लिए निकाला, और हम सभी लोग इसी तरीके से एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, प्रगति की बातें करते रहेंगे। और शाम के इस सेशन में हम लोग इतिहास पर अपनी चर्चाएं करेंगे, और आप लोग तैयार रहिए। आज हम लोग
कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए, अपने सवाल, अपने विचार, अपनी राय रखने के लिए। और जैसा आपको पता है कि बीच में फ़ोन आ चुका है ऑलरेडी ऑफिस से, तो मुझे तैयारी करनी है ऑफिस के लिए और अपना ऑफिस का काम भी देखना है। आप सब लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।